Good morning, everyone. Hope you guys are doing fine. I'm Jatin Verma. So here's the daily news analysis for 20th of October 2018. आज के डीएनए में सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस रिलेटेड न्यूज की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा गाइस कि आप इस वीडियो का पीडीएफ जो है, ये जो पीपीटी यूज करी जा रही है, इसे आप फेसबुक ग्रुप आईएएस तैयारी विद जतिन वर्मा और टेलीग्राम चैनल, सेम नाम से टेलीग्राम चैनल है, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और डेली एडिटोरियल्स भी आज से स्टार्ट कर दिए जाएंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। इसके अलावा आप मेरे को अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो सिंपली बाय सर्चिंग फॉर माय नेम जतिन वर्मा ऑन अनअकैडमी। अनअकैडमी पे भी कुछ वीडियोस में अपलोड करते रहता हूं, वहां से भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। नाउ कमिंग टू द डेली एमसीक्यूज, ये है आज के लिए 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। गाइस, कल का न्यूज़पेपर द हिंदू दशहरा हॉलीडे के चलते शायद उन्होंने वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया था, तो कल डीएनए हम इसीलिए नहीं कर पाए। कुछ क्वेरीज आ रही हैं कि बाकी YouTube चैनल्स पे वो किया गया है ये सब, तो बाकी YouTube चैनल्स ने क्या किया है पता नहीं, लेकिन हिंदू नहीं किया है, राइट? क्योंकि हिंदू आया नहीं था। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज दिस, which of the following statements are correct regarding this things, ये सब चीजें आप कंसीडर करोगे। कॉम्पेंसेटरी फॉरेस्टेशन फंड, थर्ड क्वेश्चन। और गाइज प्लीज अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में हाईलाइट कीजिए कि आपका कितना स्कोर है इसमें। ये सभी क्वेश्चंस हम डे इन एंड डे आउट डीएनए में पहले स्टडी करते हैं, एंड देन वी सी दी questions, the same thing, same news being framed into a question, so that you can check your level of alertness by way of these questions, as to how many questions are you able to actually attempt। and तो ये है आज के इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स जो हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बिजनेस रिलेटेड न्यूज, जैसा मैंने बताया कि काफी रिक्वेस्ट आती है कि पहले बिजनेस पेज की न्यूज समझा दिया कीजिए। नाउ रिजर्व बैंक स्टेप्स इन टू ईज एनबीएफसी वोज। आईएल एंड एफएस के क्राइसिस हम देख रहे हैं कि ये जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, एनबीएफसी के रूप में चलाई जा रही थी ये कंपनी, आईएलएफएस अपने पेमेंट्स नहीं कर पा रहा है टाइम पे, जैसे कि एक समय पे किंगफिशर नहीं कर पा रहा था। तो आईएलएफएस के क्राइसिस को रिजॉल्व करते हुए आरबीआई ओवरऑल एक होलिस्टिक पिक्चर ले रहा है यहाँ पे कि कैसे इस सारी कंपनीज जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, उन्होंने कर्जा ज्यादा ले रखा है, लेकिन अब जब पेमेंट का टाइम आता है, रिसीट कर रखा है कर्जा, और जब पेमेंट का टाइम आता है तो वो पेमेंट्स नहीं कर पा रही हैं। एनबीएफसी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, दे बोरो द मनी फ्रॉम द बैंक्स लाइक एसबीआई, पीएनबी एक्सेट्रा, एंड देन दे यूज इट फॉर लेंडिंग इट ऑन टू द कस्टमर्स, स्मॉल एंड लार्ज, अप टू द लिमिट्स। लार्ज कस्टमर्स यानी कि ज्यादा कर्जा दिया जाता है उन कंपनीज को, और अनुमति दी जाती है उन एनबीएफसी को ज्यादा लोन देने की, जो कि आरबीआई की कुछ स्टिपुलेशंस या आरबीआई के जो भी नॉर्म्स हैं उनको फुलफिल करते हैं। तो दिस वुड बी इफेक्टिव टिल December 31st। आरबीआई ने पहले भी कई कदम उठाए हैं कि टू इंक्रीज द सिंगल बोरोवर एक्सपोजर लिमिट। सिंगल बोरोवर एक्सपोजर लिमिट ये होता है कि एक पर्टिकुलर बोरोवर है, यानी कि मान लो कि कोई किंगफिशर कंपनी है या फिर कोई और कंपनी है, तो उस कंपनी को एक हद से ज्यादा लोन नहीं दिया जा सकता। बैंक्स के लिए भी ये नॉर्म रहते हैं, तो अब इनको 15% कर दिया गया है, यानी कि अगर पहले ही किसी को 10 करोड़ रुपए दिए गए थे तो अब उसे 15 करोड़ रुपए दिए जा सकते हैं यदि किसी एनबीएफसी का टोटल लोन पोर्टफोलियो जो है 100 करोड़ रुपए है, तो 15 करोड़ रुपए किसी एक एंटिटी को दिए जा सकते हैं। सिंगल बोरोवर एक्सपोजर लिमिट ऑफ बैंक्स बढ़ा दिए गए हैं फॉर एनबीएफसी कंपनीज विच डू नॉट फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि अगर एसबीआई किसी एनबीएफसी को लोन दे रहा है, तो एसबीआई एनबीएफसी को अपने टोटल लोन का, अगर एसबीआई ने टोटल लोन्स एक पर्टिकुलर मंथ में 10,000 करोड़ के दिए हैं, तो उसमें से 1500 करोड़ रुपए एक पर्टिकुलर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जैसे कि मुथूट फाइनेंस को दिए जा सकते हैं। इससे क्या होगा कि अभी हाल फिलहाल के लिए टू एज अ टाइम गैप अरेंजमेंट एनबीएफसी को ज्यादा पैसे, पर्टिकुलर एनबीएफसी जो अपने क्रेडिट का भुगतान नहीं कर पा रही है, उसे हाल फिलहाल के लिए ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, सो दैट इट कैन इफेक्टिवली मीट इट्स लिक्विडिटी क्रंच, कोई भी एनबीएफसी। तो इसके अलावा और भी काफी, दिस वुड बी इफेक्टिव टिल December 31st। नवंबर, अभी अक्टूबर नवंबर चल रहा है, तो दिसंबर तक ये किया जा सकता है। मूव मस्ट बी रेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आईएल एंड एफएस इम्ब्रोग्लियो इंड्यूस्ड लायबिलिटी लिक्विडिटी क्राइसिस। लिक्विडिटी होता है कि मतलब, लिक्विडिटी का मतलब ये है कि अगर कैश फ्लो है 99 करोड़ रुपीस और कैश इनफ्लो है 99 और आउटफ्लो है 100 करोड़ रुपीस, तो लिक्विडिटी क्राइसिस क्या हुआ? 1 करोड़ रुपीस का। सिमिलरली ये लिक्विडिटी मतलब पैसा in literal meaning. ILFS payment default, the central bank has been taking several initiatives including intermittent open market purchase of government securities। open market purchase of government securities करने से क्या होता है कि ओपन मार्केट में अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आरबीआई
ज्यादा पैसा मार्केट में उतार रहा है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पहले एसबीआई को, पीएनबी को, आईसीआईसीआई को बेची गई होंगी और एसबीआई ने खरीद के बैंक को, आरबीआई को 10,000 5,000 करोड़ या वट एवर अमाउंट worth of securities were purchased, bank must have transferred that amount of money to RBI. Now RBI, अब RBI वो पैसा जो बैंकों ने किसी समय पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई से परचेज करते टाइम इन्वेस्ट किया था, वो पैसा वापस लेके एसबीआई मार्केट में पैसा उतार रहा है। अगर मार्केट में पैसा जाएगा तो ये 15% एसबीआई टोटल लोन जो पहले 10,000 करोड़ देता था, मान लो जो हमारे एग्जाम्पल में 10,000 था, वो शायद अब 15,000 करोड़ हो जाएगा। 15,000 करोड़ रुपीस का एक्स्ट्रा 5% यानी कि टोटल 15% अब वो एनबीएफसीज को दे सकेगा। तो ओवरऑल लिक्विडिटी बढ़ा के भी एनबीएफसीज को बेल आउट करने की कोशिश करी जा रही है। स्पेसिफिक मेजर लिया गया है और जनरल मेजर लिया गया है। तो ये चीजें एवर सिंस द अकरेंस ऑफ सीरीज ऑफ पेमेंट डिफॉल्ट्स बाय आईएलएफएस में सीरीज बार आईएलएफएस पेमेंट नहीं कर पा रहा था। जैसे कि आपने कोई कार या कुछ खरीदा और आप उसकी ईएमआई हर 3-4 महीने में डिफॉल्ट कर रहे हो या फिर मान लो कि लगातार नहीं पे कर रहे हो। रिजर्व बैंक हैज आल्सो परमिटेड बैंक्स टू यूज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इक्वल टू देयर इंक्रीमेंटल आउटस्टैंडिंग क्रेडिट टू एनबीएफसीज ओवर एंड अबव देयर आउटस्टैंडिंग क्रेडिट टू देम एज on October 19 to meet liquidity coverage ratio requirement। तो मैंने पिछले दिन भी ये बताया था कि liquidity coverage requirement क्या होता है। liquidity coverage ratio होता है कि अगर आपके पास में जो आपको लोन का भुगतान करना है, डिनोमिनेटर में आप लोन टोटल जो आपका लिक्विडिटी जो आपको क्रेडिट पे करना है, मान लो कि 100 करोड़ रुपीस पे करना है, तो डिनोमिनेटर में 100 करोड़ रुपीस आ जाएगा और न्यूमरेटर में जो आपकी लिक्विडिटी है 100 और 100 ये दोनों मैच होना चाहिए। और कई बार लिक्विडिटी कवरेज रेशियो अगर गड़बड़ा जाती है, जैसे कि हमने देखा 99 करोड़ रुपीस इनफ्लो है एंड 100 करोड़ रुपीस आउटफ्लो है, देन दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, राइट। तो ये चीज है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के लिए। बैंक्स को ये कहा गया है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उस हद तक यूज कर सकते हैं बड़े बैंक जितना कि उन्होंने एनबीएफसीज को कर्जा दे रखा है, ओवर एंड अबव द क्रेडिट आउटस्टैंडिंग टू देम। एनबीएफसीज को जो कर्जा दे रखा है उससे ओवर एंड अबव to meet the liquidity coverage ratio requirement। NBFCs की liquidity coverage ratio को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को भी यूज किया जा सकता है बैंक्स द्वारा। तो ये एक चीज है इसमें। नाउ आरबीआई अपोजेस मूव फॉर इंडिपेंडेंट पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड। इससे हम गवर्नेंस का एक इंपॉर्टेंट पहलू सोचेंगे। देखिए, नई इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करना, जैसे कि एनके सिंह पैनल ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें उन्होंने ये कहा था पब्लिक डेट मैनेजमेंट अथॉरिटी होनी चाहिए। पब्लिक डेट मैनेजमेंट अथॉरिटी होने से क्या होगा कि पब्लिक डेट मैनेजमेंट फंक्शन जो अभी आरबीआई करता है, पब्लिक डेट होता है गवर्नमेंट जो कर्जा लेती है, गवर्नमेंट जो मनी लोगों से बोरो करती है बाय वे ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट कितना है, गवर्नमेंट ये बोलती है आरबीआई को कि हमारे बिहाफ पे आप बोरो करो। अभी क्या है कि पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल है एक तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में, और ओवरऑल जो गवर्नमेंट का कर्जा लेने और चुकाने का काम है दैट इज टेकन केयर ऑफ बाय आरबीआई। आरबीआई उसका जिम्मा लेके बैठा है अभी, राइट। तो ऐसे केस में तो पब्लिक डेट मैनेजमेंट फंक्शन आरबीआई करता है तो वो ज्यादा इफेक्टिवली कर पा रहा है। ठीक इसी तरह ये तो बात थी एनके सिंह पैनल की रिपोर्ट की और पब्लिक डेट मैनेजमेंट अथॉरिटी की। इन दी सिमिलर मैनर अब ये एक प्रपोजल लाया गया है कि इंडिपेंडेंट पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड बनाया जाए एज एनविसेज्ड बाय द ड्राफ्ट प्रपोजल फॉर अमेंडमेंट्स टू पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। तो इंडिपेंडेंट पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड क्या करेगा, जैसे कि हम देखते हैं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की हमने बात करी कि आरबीआई ने नॉर्म्स को रिलैक्स कर दिया है, आरबीआई ने कोई नए स्टिपुलेशंस, आरबीआई ने कोई नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आए हैं। तो ऐसा काम आरबीआई कर रहा है अभी, राइट। आरबीआई का फंक्शन क्या है, मॉनिटरी मार्केट को, मनी मार्केट को इंडिया में रेगुलेट करना, पेमेंट सिस्टम, गवर्नमेंट का कर्जा, डेट मैनेजमेंट, पब्लिक डेट मैनेजमेंट, करेंसी सर्कुलेशन, नोट्स कितनी मात्रा में मार्केट में रहेंगे, लिक्विडिटी असेसमेंट, ये सब काम आरबीआई एक अम्ब्रेला अप्रोच में करता है, एक अम्ब्रेला और उसके डिफरेंट स्ट्रिंग्स, राइट। अगर हम आरबीआई के इस फंक्शंस को डिवाइड कर दें तो क्या होगा, मान लो कि अगर कुछ जो रेगुलेशन है वो ओवर आर्किंग रेगुलेशन नहीं हो पाएगा, होलिस्टिक रेगुलेशन नहीं हो पाएगा, कोई फंक्शन कोई अथॉरिटी करेगी, कोई फंक्शन कोई अथॉरिटी कर रही होगी, एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू लुक एट एन इंटीग्रेटेड पिक्चर ऑफ मॉनिटरी मार्केट इन इंडिया। वटल कमेटी ने यह कहा है कि पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड बनाया जाना चाहिए इन द लाइट ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पेमेंट गेटवेज और इंक्रीजिंग नंबर ऑफ
prepaid payment instruments and in the light of digital banking, digital payment instruments. माफ कीजिएगा. Now the Virtual Committee had recommended the establishment of PRB within the overall structure of the RBI. तो RBI ने इसे resist किया है. RBI का कहना यह है, since banks are regulated by the RBI, a holistic regulation by RBI will be more effective and not result in increased compliance costs. RBI said there needs to be integrated operations and not coordination. Integrated operation मतलब अगर आप अपने दो हाथ देखो लेफ्ट एंड राइट, तो एक कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेटेड अप्रोच है. राइट हैंड जो है अपना काम अलग से कर रहा है, राइट, 5 उंगलियां हैं, तो वो है इंटीग्रेशन. लेकिन अगर हम कोऑर्डिनेशन देखें तो लेफ्ट एंड राइट हैंड की सपोर्ट चाहिए होती है. कई बार आपने कोई नॉर्मल डेली काम करते हुए देखा होगा कि दोनों में कोऑर्डिनेशन कई बार गड़बड़ा जाता है, राइट, विच इज व्हाट लीड्स टू frauds, which is what leads to something slipping out of your hands. Similarly, regulation अगर integrated रहता है तो regulation better होता है. Otherwise, there may arise a situation where there are gaps or chinks in the regulation of market. तो ये gaps आने लगते हैं. अब अगर ये gaps आने लगते हैं तो ये problem create करते हैं. RBI said there needs to be integrated operations. Now coordination is required across different but related functions. फंक्शंस डिफरेंट हैं लेकिन कोऑर्डिनेशन चाहिए इनमें, विच इज नॉट द केस फॉर पेमेंट सिस्टम्स. तो कोऑर्डिनेशन एक बेटर जरिया तब रहता है जब फंक्शंस जो है डिफरेंट हों और रिलेटेड हों, लेकिन इंटीग्रेशन चाहिए होता है जब फंक्शन सिमिलर नेचर के हों. और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स या पेमेंट रेगुलेशन में और आरबीआई का ओवरऑल जो मॉनेटरी पॉलिसी में रोल है या करेंसी सर्कुलेशन में, उसमें एक सिमिलैरिटी है, आइडेंटिकलिटी है, रादर सिमिलैरिटी ही कहेंगे इसे, रादर देन डिफरेंट फंक्शंस और ये सब, राइट. तो ये चीज है. ऑब्जेक्टिव्स फॉर पीआरबी द आरबीआई सेड वर बेस्ट अवॉइडेड टू बी मैंडेटेड बाय लॉ. और पेमेंट रेगुलेशन बोर्ड के रेगुलेटरी बोर्ड के फंक्शंस को अगर हम लॉ में कर देंगे, देखो दो चीजें होती हैं सोर्स ऑफ लॉ का, राइट. एक तो कानून बना देना, पेमेंट रेगुलेटरी एक्ट को अमेंड कर देना, और दूसरा उसके अंडर रूल्स बनाना. रूल्स आर मोर अडेप्टेबल टू द ग्राउंड रियलिटीज, टू द इमर्जिंग सिनेरियो. लेकिन जो लॉ बनाने वाली चीज है, वो लॉ बनाने वाली चीज क्या है, वो स्ट्रिक्ट हो जाती है, फिर बार बार पार्लियामेंट को लॉ अमेंड करना पड़ेगा. लेकिन रूल्स जो है वो मिनिस्ट्री या फिर गवर्नमेंट या फिर सेक्रेटरीज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो सेक्रेटरीज कर सकते हैं. लेकिन मिनिस्ट्री की बार बार यहाँ पे प्रपोजल ये है, अप्रूवल चाहिए होगी, वो सब आसान है. लॉ को अमेंड करने के लिए कैबिनेट का अप्रूवल, फिर पैसेज, ये चीजें नॉर्मल अवस्था में जो है, मतलब डे टू डे बिजनेस या डे टू डे रेगुलेशन के लिए लीगल अप्रोच, स्टैट्यूट अप्रोच लेना गलत है या फिर नॉट रिकमेंडेड है. गलत कहना भी सही नहीं होगा. फर्दर उनका कहना है इनोवेशन इज जनरली नॉट मैंडेटेड. इनोवेशन को मैंडेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि इनोवेशन, अगर पेटीएम कुछ नया लेके आ रहा है तो उसे रेगुलेट करने के लिए जब इनोवेशन मैंडेटेड नहीं है, तो फिर इनोवेशन की रेगुलेशन को मैंडेट करना लॉ के द्वारा वो will be like hamstringing. मतलब उसे हम बांध देंगे, आरबीआई के हाथ बांध देंगे कि आप इससे बाहर नहीं जा सकते. फिर अगर कुछ भी सिचुएशन ऐसी अराइज होती है, बार बार हमें अमेंडमेंट का संशोधन, पार्लियामेंट का संशोधन लाना पड़ेगा लॉ में, वो which will take its own time. ओके, तो ये बहुत अच्छी लाइन यूज करी गई है. इनोवेशन इज जनरली नॉट मैंडेटेड, सो व्हाई शुड वी बी मैंडेटिंग द रेगुलेशन ऑफ इनोवेशन थ्रू लॉ. तो स्टेटिंग दैट इट वेलकम चेंजेस, आरबीआई ने कहा चेंजेस शुड नॉट रिजल्ट इन एक्जिस्टिंग फाउंडेशंस बीइंग शेकन एंड द पोटेंशियल क्रिएशन ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन एन अदरवाइज वेल फंक्शनिंग स्ट्रक्चर. तो इनका कहना यह है कि अगर घर में ऑल्टरेशन, एडिशन, ऑल्टरेशन, रेनोवेशन हो रहा है तो फाउंडेशंस या घर की बुनियाद हिलाना उचित नहीं है, राइट. तो ये चीज है. नाउ रिजर्व्स फॉल बाय $5.14 billion as rupee slides. The continuing fall of the rupee has had its impact on the forex reserves, which plunged by $5.143 billion to $394 billion during the week to October 12 on the account of decline in foreign currency assets. अब रुपी जब डिक्लाइन होता है, एक छोटा सा डायग्राम के वजह से समझाना चाहूंगा. ये आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, इसमें डॉलर है, पाउंड है, राइट, यूरो है, सब कुछ है. अब अगर आरबीआई का ये रुपी डिक्लाइन होता है, ये इंटरनेशनल मार्केट अगर हम ले लें, इंटरनेशनल मार्केट, तो आरबीआई ज्यादा से ज्यादा डॉलर्स को मार्केट में उतारता है और रुपया जो है सक कर लेता है, रुपी खरीद लेगा. या फिर जो भी इंटरनेशनल मार्केट में हमें क्रूड ऑयल की पेमेंट करनी है, ये सब ये डॉलर्स हमें देने पड़ेंगे, क्योंकि इनफ्लो ऑफ डॉलर्स इंटरनेशनल मार्केट से नहीं आ रहा. क्यों नहीं आ रहा? जो पहले अगर $100 आते थे
तो रुपी की वैल्यू डिक्लाइन होने के चलते अब वो डॉलर्स 95 आने लगेंगे, $95 आएंगे। तो लेकिन पेमेंट हमें अभी भी $100 करनी है या $1000 करनी है, जो क्रूड ऑयल की पेमेंट हमें करनी है, या जो इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स हैं इंडिया के उनकी पेमेंट हमें करनी है। तो $1000 अगर जाते रहेंगे तो मतलब बाकी के जो $5 कम पड़ रहे हैं वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉरेक्स रिजर्व्स हैं आरबीआई के, उसमें से लिए जाएंगे। आरबीआई विल बी चिपिंग इनटू द एग्जिस्टिंग रिजर्व्स, व्हिच इज व्हाई ये डिक्लाइन हो रही है। दिस इज वन ऑफ द स्टीपेस्ट फॉल्स दैट फॉरेक्स किटी हैज सीन इन द रीसेंट डेकेड्स। In the previous week, reserve has declined by $915.8 million to $399 billion. As the rupee has been plummeting, the RBI has sold over $40 billion of its reserves to prop it up. रुपी को बढ़ावा देने के लिए, रुपी को बढ़ाने के लिए ये किया जाता है। अब अगर रुपी स्टेबलाइज हो जाएगा तो हमें $100 जो आ रहे थे वो एटलीस्ट $98 या $100 दोबारा से आने लग जाएंगे, जिससे कि आउटफ्लो और इनफ्लो को मैच तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंडिया का आउटफ्लो ज्यादा होता है क्रूड ऑयल के चलते, हमें क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन लगभग ये जो स्तर गिरता जा रहा है वो थोड़ा धीमी गति से गिरेगा। नाउ एक्सपोर्टर्स इन अ स्पॉट ओवर यूएस मूव ऑन जीएसपी। Indian exporters to the US eligible for duty free entry into the US under the generalized system of preferences? Generalized system of preferences क्या है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जो कंट्रीज हैं जो जिनको कि यूएस से ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, उनको जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस दिया जाता है, यानी कि ऐसी कंट्रीज से आने वाली गुड्स पे टैक्सेस नहीं लगाए जाते, ड्यूटी फ्री एंट्री दिया जाता है यूएसए में। इंडिया के ऐसे 4800 प्रोडक्ट्स थे, टेक्सटाइल्स, पिकल्स, अचार, मसाले और जो भी, राइट। तो उनपे इंडिया को मतलब अगर मान लो कि चाइनीज गुड्स आ रही हैं, चाइनीज गुड्स पड़ेंगी $110 की यूएस मार्केट में एंट्री के बाद, क्योंकि $10 ये है ड्यूटी लग गई। लेकिन इंडियन गुड्स पे ये $10 की ड्यूटी नहीं लगाई जाती थी, जिसके चलते इंडियन गुड्स यूएस मार्केट में $100 की ही रहेंगी, चाइनीज गुड्स $110 की हो जाएंगी। तो जब यूएस सिटीजन मार्केट में परचेज करने जाएगा तो इंडियन गुड्स सस्ती पड़ेंगी, तो इसके चलते इंडियन गुड्स की खरीदारी बढ़ेगी। तो जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर है वो और ऑर्डर प्लेस करेगा इंडियन एक्सपोर्टर के साथ कि हमें और ज्यादा ये प्रोडक्ट भेजा जाए। अब इंडिया को जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस से इंडियन एक्सपोर्टर्स को हटा दिया गया है, या वो एलिजिबल हैं कि या फिर नहीं है। अगर वो एलिजिबल नहीं है तो इंडियन गुड्स पे भी $10 का या मान लो किसी और परसेंटेज का टैक्स लगाया जाएगा, जिसके चलते इंडियन गुड्स विल बी पेनलाइज्ड एक वे में। तो अब इस पे क्लैरिटी नहीं है। समटाइम्स इट इज सेड दैट क्रिएशन ऑफ कंफ्यूजन इज द बेस्ट गवर्नमेंट पॉलिसी। अब यहाँ पे एक्सपोर्टर्स जो है असमंजस में है, एक्सपोर्टर्स अपीयर टू बी कंफ्यूज्ड ऑन दिस। सम से द पॉलिसी अनसर्टेनिटी एंड द रिजल्टेंट कंफ्यूजन आर लीडिंग टू अ डाइवर्जन ऑफ ऑर्डर्स मेंट फॉर इंडिया टू नेबरिंग कंट्रीज, क्योंकि कुछ क्लैरिफिकेशन हैज नॉट येट कमिंग फ्रॉम द यूएस ऑफिस एंड द इंडियन ऑफिस, एंड दैट इज व्हाई जो यूएस इंपोर्टर्स हैं, जो कि हमने यहाँ पे बताया, वो इंडिया के साथ ऑर्डर ना प्लेस करके बांग्लादेश के साथ में प्लेस कर रहे हैं, खासकर टेक्सटाइल्स का। बांग्लादेश भी एलिजिबल है, कंसेशनल टेक्सटाइल इंपोर्ट्स उनके बांग्लादेश से अलाउ करे जाते हैं यूएसए में, क्योंकि बांग्लादेश एक अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में आता है। इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री के कहीं ना कहीं लाइन के बीच में आता है। बांग्लादेश थोड़ा ज्यादा पिछड़ा हुआ है, तो उस वजह से बांग्लादेश को ये दिया जा रहा है। यूएसए अब इसे रिव्यू कर रहा है वेदर इंडिया इज स्टिल एलिजिबल फॉर जीएसपी बेनिफिट्स, इवन एज द इंडियन गवर्नमेंट इज मेंटेनिंग दैट एक्सपोर्टर्स कैन स्टिल रिसीव द बेनिफिट्स। One of the largest exporter bodies, however, has said its members have not been receiving the benefit since December 2017. स्मॉल एक्सपोर्टर्स को इससे बहुत ही भारी झटका लगता है, क्योंकि 5 से 10% का मार्जिन होता है, 4 से 5% का। अगर वो डिफरेंस भी कहीं ना कहीं इरोड हो जाएगा ये पॉलिसी अनसर्टेनिटी के चलते, कारपेट्स पे, केमिकल्स पे और सम इंजीनियरिंग सेक्टर गुड्स पे, तो उनके लिए ये मुनाफे का सौदा नहीं है यूएसए में गुड्स को बेचना। लेकिन इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने ये कहा है कि उसके जो मेंबर्स हैं, जो इंजीनियरिंग एक्सपोर्टर्स हैं, उनको ये कंसेशंस जीएसपी के तहत दिए जा रहे हैं। देयर कुड बी डाइवर्जन ऑफ एक्सपोर्ट्स टू अदर कंट्रीज इफ जीएसपी बेनिफिट्स आर विथड्रॉन, और ऐसा ऑलरेडी हो रहा है। कंट्रीज जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका और वियतनाम इस पॉलिसी अनसर्टेनिटी का फायदा उठा रही हैं। तो इंडिया का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसे रिव्यू करने की बात करी गई है। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है ये, जैसे हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री है, वहां पे यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो ये रिव्यू कर रहा है कि इंडिया को ज्यादा दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए ये जीएसपी में भागीदारी। देन केओस, अब बात करते हैं नेशनल न्यूज की। केओस रेन्स एट साबरीमाला एज प्रोटेस्टर्स ब्लॉक विमेन, लॉ एंड सोशल रिफॉर्म्स।
तो यहाँ पे ऑन अ डे ऑफ हाई ड्रामा 2 young women, a journalist and an activist, were forced to abandon their attempt to enter the Sabarimala after protesting devotees blocked their path, and the Tantri, the chief priest, threatened to lock the doors to the sanctum sanctorum if the women were allowed to enter the shrine. The women wearing helmets and flak jackets. तो ये रोका जा रहा है। हमारी बात ये है कि क्या अगर हम एनालिसिस इसका करें, क्या लॉ सोशल फ्लॉज को रिफॉर्म कर सकता है? लॉ वर्सेस सोशल फ्लॉ का मामला है यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ वुमेन इज लाइक अगेंस्ट आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21। ओके, आर्टिकल 21 मतलब राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ मतलब कॉन्शियंस और ये सब, अपनी कॉन्शियंस को एक्सरसाइज करने का मौका देना। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। तो लॉ कब कब सोसाइटी में रिफॉर्म ला सकता है? तो जैसा मैं कहते रहता हूं कि जो जीएस के जो सिलेबस है, जीएस मेंस पेपर 1, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सोशल रिफॉर्म्स क्या जो टॉपिक है, सोशल रिफॉर्म्स के लिए जीएस मेंस पेपर 2 हम लॉ, पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात करते हैं। तो क्या गवर्नेंस ऑलवेज, ऑलमोस्ट इनवेरिएबली वुड ऑलवेज लीड टू द रिफॉर्म ऑफ द सोसाइटल फ्लॉज? तो यहाँ पे ये इशू हम देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बावजूद भी अपने आप को बेबस पाता हुआ कानून यहाँ पे। नाउ हिंदी फीचर फिल्म्स की तरह। नाउ प्रिपेयर फॉर अ राम टेम्पल। अब एक और बात करते हैं। यूपी के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने ये कहा है कि राम मंदिर जो है बनना चाहिए, और सीएम सेड विदाउट लॉर्ड राम द पाथ ऑफ पब्लिक वेलफेयर वुड नॉट बी कंप्लीट एंड होप दैट दिस ग्रैंड आइडियल कैरेक्टर वुड इंस्पायर एवरीवन। तो उत्तर प्रदेश के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का ये कहना कि राम टेम्पल बनना चाहिए because Mr. Adityanath, who is also the head of the priest of Gorakhnath temple, participated in the customary Vijay Shobha Yatra from the temple after Allahabad renaming Faizabad on VHP radar। एक तो ये कहना कि राम टेम्पल बनाया जाएगा, तो इसको कुछ कमेंटेटर्स का ये कहना है दिस इज अ केस ऑफ रिलीजियस पोलराइजेशन। रिलीजियस पोलराइजेशन इन अ कंट्री लाइक विच इज सेक्युलर। कंट्री हमारी सेक्युलर है, लेकिन रिलीजियस पोलराइजेशन एक स्टेट के डिग्निटरी, स्टेट के चीफ के द्वारा, स्टेट के हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आना, ये कहीं ना कहीं कमेंटेटर्स का, हिंदू का ये कहना है 2 states 2 temples 1 issue। हमने देखा कि केरला में भी ये सबरीमला इशू जो चल रहा है वुमेन एंट्री का, वहां पे भी रिलीजियस फेथ वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का इशू है। यहाँ पे द सीएम ऑफ यूपी, हु इज आल्सो द प्रीस्ट ऑफ अ टेम्पल, हैज अर्ज्ड पीपल टू बिल्ड अ टेम्पल इन अयोध्या व्हिच इज एम्ब्रॉयड इन राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद लैंड टाइटल केस। आपको ये बता दूं यहाँ पे कि द केस इज सब जुडाइज्ड, द मैटर इज स्टिल पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट एंड दिस स्टेटमेंट फ्रॉम द चीफ ऑफ, फ्रॉम द हेड ऑफ द स्टेट, मतलब इट इज लाइक अ काइंड ऑफ केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्रॉपर्टी। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट हैड रूल्ड इन राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद लैंड टाइटल केस दैट अयोध्या लैंड बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब ये जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की जजमेंट आई थी, ये जजमेंट कम थी और कॉम्प्रोमाइज ज्यादा था। आर्बिट्रेटर अप्रोच लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि 3 जो डिस्प्यूटिंग पार्टीज हैं, वन फ्रॉम द हिंदू साइड एंड अनदर फ्रॉम द मुस्लिम साइड एंड अदर फ्रॉम द अदर साइड, 3 पार्टीज के बीच में लैंड को कुछ इस तरह से डिवाइड कर दिया गया कि तीनों जो डिस्प्यूटिंग पार्टीज हैं वो सेटिस्फाई हो जाए। तो इससे पहले भी हमने अप्रैल 2017 में, मई 2017 में ये देखा, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जस्टिस JS कहर, उन्होंने कहा था कि ये जो अयोध्या मामला है इसे सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिकल अप्रोच से नहीं सॉल्व किया जा सकता, इसे आर्बिट्रेटर अप्रोच से सॉल्व किया जा सकता है। उन्होंने ये भी पेशकश करी थी कि ही इज रेडी टू एक्ट एज एन आर्बिट्रेटर। ऑल दी पार्टीज अपील्ड अगेंस्ट द वर्डिक्ट इन द सुप्रीम कोर्ट। इसी के चलते, क्योंकि ये कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन नहीं था कि जैसे नगर पंचायत में मामले को सॉल्व किया जाता है, इस डिस्प्यूट को वैसे सॉल्व कर दिया गया था। तो तीनों जो तबके हैं उनको लैंड डिवाइड कर दिया गया था। बीजेपी ने प्रॉमिस किया था अपने मैनिफेस्टो में कि राम टेम्पल बनना चाहिए। हम पार्टी पक्षपात से, पार्टी प्रेजुडिस से ऊपर उठते हुए ये कहेंगे कि इलेक्शन मैनिफेस्टो इन जनरल सभी पॉलिटिकल पार्टीज के रेगुलेट करे जाने चाहिए। लॉ टू रेगुलेट, और देयर शुड बी अ प्रोविजन टू रेगुलेट द इलेक्शन मैनिफेस्टोज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, बिकॉज if country is secular, so should be the political party manifestos। political parties की regulation करना, broadly उनकी regulation करना, और in specific election manifestos की regulation करना जरूरी है, because अगर election manifesto unsecular होगा तो political party अपनी ideology, अपनी approach में secular कैसे हो पाएगी।
Now, governance versus religion. While in one state the government is struggling to implement the SC order against the religious sentiments of the people in the state, in the other state government is influencing the people to carry out its religious agenda. तो religious agenda क्या है कि यहाँ पे राम टेम्पल बनना चाहिए, तो ये एक चीज है. This is not the first time that an intermix of religion and politics is happening. It has been the norm since ages around the world. तो ये वो कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हमें नेशनलिज्म नाम की बुक में डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर बताते आए हैं. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी इसका जिक्र किया था, राइट. हंटिंगटन्स क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, ये बुक पढ़ सकते हो आप, काफी अच्छी बुक है. इसमें क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस में इन्होंने ये कहा है, इट फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग रोल ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स. इसके बारे में सेकंड ARC ने भी कहा है कि पॉलिटिक्स, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजनाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, माफ कीजिएगा, आई फील सॉरी. सो रिलीजनाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये दोनों एक ऐसे दो थ्रेड्स हैं कि जो इंडिया का पीछा 21st सेंचुरी में भी नहीं छोड़ रहे हैं. One of the 1 billion people in India, 85% are Hindus, 10% Muslims, and 2.5% Christians. The rest belong to other religious minorities: Sikhs, Jains, Buddhists, Parsis, and other groups. The Constitution of India says we are a secular nation, but does the governance structure implement the same? Does religion contribute to a peaceful governance? Religion का मतलब क्या होता है? अगर हम देखें religion या spirituality का मतलब क्या है? Peace. लेकिन बार बार हमारी इस ग्रेट कंट्री में, भारत की इस पावन धरती पे रिलीजन के नाम पे इतनी बार रॉयट्स हुए. Does religion cause violence and conflict? Should religion be used to push governance or the government? Moot question. Now, new skin gel protects from some pesticides. I wish there were a gel against the roids also, against this religious polarization also. Indian researchers have developed a gel which when applied on the skin can inhibit some pesticides from getting absorbed into the body, thus averting serious adverse effects and even death. Organophosphate based pesticides, which are commonly used by farmers in India, are toxic to the nervous system and heart. तो एसिटाइलकोलाइन स्टीरेज, इसका नाम है एसिटाइलकोलाइन स्टीरेज, थोड़ा याद कर लेना. और ACHE, क्रिटिकल फॉर द नर्व एंड मसल. तो एक एंजाइम है जो हमारे नर्व एंड मसल फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है. तो ये जो ईस्टर्स प्रेजेंट इन दी ऑर्गेनोफॉस्फेट बेस्ड पेस्टिसाइड्स हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो इस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है. जो ये एंजाइम है ये नर्व और मसल फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है. दिस कॉजेज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, सफोकेशन, पैरालिसिस एंड इवन डेथ. और टीम जो इंस्टीट्यूट है स्टेम सेल बायोलॉजी एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन, इन स्टेम इसका नाम है, बेंगलुरु, कुछ इसे याद कर लेना. एन ऑटोनमस इंस्टीट्यूट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यूज्ड अ केमिकल रिएक्शन टू कन्वर्ट द ईस्टर इनटू एसिड बाय यूजिंग अ कैटलिस्ट टू मेक द पेस्टिसाइड्स इनएक्टिव. मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट बेस्ड पेस्टिसाइड्स हैं जो एब्जॉर्ब कर लेती है स्किन, और बाकी के 10-15% जो 80 to 85% जो है यहीं पे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और बाकी के नेजल या इनहेलेशन रूट से एंटर कर जाते हैं. रिसर्चर्स ने एक जेल बनाई है टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए. एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो इस जेल के हैं आर अटैच्ड टू शिटोसान, अ सब्सटेंस फाउंड इन द हार्ड आउटर शेल ऑफ द क्रैब एंड श्रिम्प. So the gel does not penetrate the skin. और जेल काम कर दिया 20 to 40 डिग्री सेल्सियस पे. Now coming to the other things, political parties should form complaints panel. तो हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इनकी तरफ से काफी अच्छे प्रपोजल्स आते हैं. तो इन्होंने ये एक पेशकश करी है कि पॉलिटिकल पार्टीज का कंप्लेंट्स पैनल होना चाहिए. ये एक अच्छी बात है. सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला जो मिस्टर MJ अकबर के अगेंस्ट आया, जिसके चलते उन्हें रिजाइन भी करना पड़ा है, तो अब यहाँ पे पार्टी के इंटरनल ऑफिस बेयरर की तरफ से, ऑनरेबल मिनिस्टर की तरफ से जब ये स्टेटमेंट आती है, तो वी कैन एक्सपेक्ट एन एक्शन. और सेम तरह का एक्शन हम यहाँ पे पार्टी मैनिफेस्टो में भी चाहते हैं कि विमेन को रिप्रेजेंटेशन देना, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आना एक बात है. क्या ये बातों के अलावा, रिलीजियस जो चीजें हैं उनके अलावा हम कुछ और चीजें भी कर सकते हैं, जैसे कि गवर्नेंस और रिलीजन, इनको दोनों को अलग देखना ठीक अप्रोच नहीं है. क्योंकि रिलीजियस एक वैसे जो रिलीजियस कल्मिनेशन है, लोग अपनी रिलीजियस कल्मिनेशन के लिए भी जनता जो है वोट कर सकती है किसी गवर्नमेंट को. अगर रिलीजन एक इंपॉर्टेंट मैटर है किसी इंडिविजुअल की लाइफ का, तो क्या वो इंडिविजुअल अपनी गवर्नमेंट से या जिस पॉलिटिकल पार्टी को वो इलेक्ट करने जा रहा है, क्या उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो उस रिलीजियस कल्मिनेशन या रिलीजियस फुलफिलमेंट के लिए कोई काम उठाएगा, कोई कदम उठाएगी, जैसे कि
राम टेम्पल या ये बनवाना, राइट? तो ये सही है। सुप्रीम कोर्ट की 2 मई 2017 की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि रिलीजियस कैनॉट बी साइटेड एज एन आर्ग्यूमेंट वाइल कैनवसिंग फॉर द इलेक्शंस ड्यूरिंग द इलेक्शन रैलीज और ये सब। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा था, इस जजमेंट का काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था कि क्यों रिलीजन, जो कि एक इंडिविजुअल, जो कि सोसाइटी, इंडिया जैसी सोसाइटी में एक अहम रोल प्ले करता है, क्या रिलीजन को गवर्नेंस से बिल्कुल टोटली डिसोसिएट करना पॉसिबल है और रादर सजेस्टेबल है या फिर एडवाइजेबल है? ये चीज थी। अब यहाँ पे हम इसे देखते हैं। साथ साथ हम इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो हमारी मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने प्रपोजल रखा है, उन अच्छी अच्छी बातों को भी मैनिफेस्टो में रखा जाना चाहिए। विमेन रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, उसको भी रखा जाना चाहिए और इसको बाइंडिंग बनाना चाहिए। इलेक्शन मैनिफेस्टो को रेगुलेट किया जाना चाहिए। नाउ कमिंग टू द अदर न्यूज, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, इसके कुछ प्रावधान है। तो विशाखा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी 1997 में, विशाखा केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये सब कहा था। उन गाइडलाइंस को सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013 के वे में एनैक्ट किया गया, नॉट बिफोर निर्भया रेप केस, राइट? 1997 के बाद 2013। व्हाई डज इट ऑलवेज नीड अ काइंड ऑफ havoc? Why does it always need a kind of tragedy to occur to wake up the people in the governance? तो 1997 के बाद इतने साल हो गए। अभी आज हम अमृतसर की बात करें, अमृतसर में अभी ट्रेजेडी हुई है। 61 ऑफिशियल डेटा है, जो 61 पीपल डाइड बिकॉज ऑफ दी दशहरा, जो रेवलर्स थे, वो ट्रेन मूविंग डाउन इंसिडेंट। तो उसके बाद में अब एक्शन आएगा, प्रोटोकॉल आएगा कि रेलवे ट्रैक्स के पास में the effigy of रावण should not be erected और ये सब। क्या पहले प्रशासन को नहीं पता था? एसपी या जो भी वहां के आला ऑफिसर्स हैं, ठीक है, किसी पे टिप्पणी करना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे बहुत जगह ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, जैसे कि बिहार के छपरा डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसा हुआ था, स्टैम्पीड हुआ था। यहाँ पे भी स्टैम्पीडी के इंसिडेंट की बातें आ रही है यहाँ पे निकल के। तो क्या ट्रेजेडी, कुछ जरूरी है कि ये ट्रेजेडी ही जगाएगी नींद से? मतलब दशहरे का एक फेस्टिवल था, पुलिस को इसीलिए परमिशन देने का काम लगाया जाता है, राइट? कि लिकर के ठेके वेके, उसमें परमिशन दे दी जाती है, उसमें चलो समझ में आता है, रेगुलेशन होती है और जो भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या पुलिस को नहीं पता था कि रेलवे ट्रैक पास में है? डज इट रिक्वायर एन आइंस्टीन टू अंडरस्टैंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स? दुख हुआ है इसलिए बात कर रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ लोकल कंप्लेंट्स कमेटी। यहाँ पे वापस आते हैं इस एक्ट पे, इसके प्रोविजंस आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, राइट? अब ये जो हमने बात करी है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाली, या फिर ये जो अमृतसर की बात है, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है क्योंकि क्लिपिंग कुछ और हम डील कर रहे हैं। लेकिन एथिक्स के पेपर के लिए या फिर जो डिसीजन मेकिंग का पार्ट है, आप एक क्वेश्चन नोट कर सकते हैं कि अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, एसपी ने परमिशन दिया या ऑफिस ऑफ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने ऐसी परमिशन दी जिसके चलते कि एफिजी ऑफ रावण वाज अलाउड टू बी इरेक्टेड नियर द रेलवे ट्रैक्स, ऐसे केस में स्टैम्पीडी हो जाने पे अगर आपको एक इंडिपेंडेंट मैजिस्ट्रियल या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स इंक्वायरी करने को बोला जाए तो आप क्या लिखेंगे? क्या आप चीजें जो है संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करेंगे? नाउ द प्रोसीजर, ऐसी सिचुएशन जो है प्रैक्टिकल लाइफ में भी होती रहती है, राइट? तो ये चीजों पे आप थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग पावर को अपनी होनअप कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर है सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट का, विद इन 3 months, और ये सब चीजें आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा। टाइम फ्रेम ये दे रखा है, इसे रट्टा लगा लेना क्योंकि काफी ज्यादा चीजें इसमें हो रही हैं आजकल इस गैमेट में। इंडिया जापान यूएस प्लान जॉइंट एयर एक्सरसाइज, बायलैटरल कोप इंडिया एयर एक्सरसाइज टू ट्राइलैटरल फॉर्मेट। द 3 countries already conducted naval war games under the expanded Malabar naval exercise. US ने ये प्रपोज किया है कि ट्राइलैटरल एयर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया, जापान एंड यूएसए अब करवाई जाएगी। पहले ये इंडिया और यूएसए के बीच में होती थी। चाइना से बचने के लिए, मतलब चाइना को एक कॉमन फ्रंट देने के लिए ये किया गया था, लेकिन चाइना की नेगेटिव उससे बचने के लिए इंडिया ने क्वाड्रिलेटरल आइडिया से तो एस्केप कर लिया था। इंडिया ने बोला था कि नहीं, वी विल एसोसिएट विद लाइक माइंडेड कंट्रीज। नवंबर 2017 में जब यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे एशिया दौरे पे थे, 10 डे एशिया विजिट था उनका, तो उस टाइम उन्होंने ये प्रपोजल रखा था कि क्वाड्रिलेटरल में इंडिया, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया एसोसिएट होके फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑफ चाइना सी और ये सब की बातें कही गई थी, लेकिन इंडिया ने उससे डिसोसिएट किया था। अब यहाँ पे इंडिया, जापान और यूएसए तीनों एक एयर एक्सरसाइज में, कोऑप इंडिया एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। एनुअल डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी अगस्त में डिफेंस मिनिस्टर के बीच में, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और जापानीज काउंटरपार्ट। It was agreed that Japan will send observers for the next round of COP India exercises between India and USA to be hosted by Indian Air Force. The level of
interoperability in the exercises, both bilateral and trilateral, is expected to go up, with India recently signing the communication compatibility and security agreement with the United States. नाउ मिस्टर रैनिल जो कि श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इंडिया के विजिट पे है, 3 डे इंडिया विजिट है उनका। ये विजिट इस अहम मौके पे आ रही है कि इससे पहले जो श्रीलंकन प्रेसिडेंट हैं मिस्टर मैत्रीपाला सिरिसेना, उन्होंने ये कहा है कि रॉ जो है वो एक प्लॉट क्रिएट कर रही है उनको किल करने का। उसके ठीक बाद श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर इंडिया आ रहे हैं, तो नेचुरली ये जो मैटर है कि रॉ को एक्यूज किया गया है assassination plot against him alleged by Indian national and Indian intelligence agencies, and although the Sri Lankan government has denied blaming India in any way for the plot, the issue is likely to be prominent during the Wickremesinghe's visit. उसके अलावा जो और इश्यूज हैं बायलैटरल दो कंट्रीज के बीच में, वो ये होने वाले हैं पोर्ट प्रोजेक्ट्स इन कोलंबो जो कि लिंगर ऑन हो रहे हैं काफी टाइम से, और लिक्विफाइड नेचुरल गैस टर्मिनल जो इंडिया बना रहा है वहां पे श्रीलंका में, एंड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी इन ट्रिनकोमली, a proposed joint venture to run the Matalla airport near Hambantota over which there is considerable confusion. ये 4 मुद्दे डिस्कस किए जाएंगे, तो इनको चारों पॉइंट्स को यहीं पे रख लो दोस्तों। Now the revised version of India Sri Lanka preferential trade treaty and economic and technical cooperation agreement, which was first proposed by Mr. Wickremesinghe, has also made little progress despite Prime Minister announcing it would be completed in 2016. Officials का ये कहना है that all the pending projects would be discussed, although no memoranda of understanding or agreements were expected to be signed. यहाँ पे भी चाइना कार्ड दिखाता हुआ श्रीलंका कि चाइना कार्ड को यूज किया गया हम्बनटोटा के चलते। हम्बनटोटा चाइना के पास में ऑलरेडी है, सी पोर्ट है, उसको चाइना को लीज पे दिया गया और चाइना के पास में काफी ज्यादा स्टेक है उस पोर्ट का। Center to weigh all options before NRC note for Tripura. सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन PIL फाइल करा गया कि असम में जैसे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट में ये PIL फाइल करा गया कि जैसे असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की एक्सरसाइज ये इंप्लीमेंट करी गई थी, वैसे ही इलीगल इमिग्रेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए त्रिपुरा में भी ये किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस PIL के बाद में ये नोटिस सेंटर को इशू किया और स्टेट गवर्नमेंट को इशू किया कि इस पे कोई कार्रवाई करी जाए। पिटीशन ने सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाई है कि अथॉरिटीज को ये डायरेक्ट किया जाए टू अपडेट दी NRC ऑफ त्रिपुरा, कि त्रिपुरा के सिटीजन्स कौन है जो लीगल सिटीजन्स हैं, इन टर्म्स ऑफ रूल्स 3 and 4 ऑफ द सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ द सिटीजन्स एंड इश्यू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल्स 2003 by taking July 1948 as the cut-off date. और फॉलोअप लेते हुए सेंटर ने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन PIL जो रेफर करी गई है, सेंटर ने ये कहा है कि सारे ऑप्शंस को आंका जा रहा है, मुलांका जा रहा है। ऑल ऑप्शंस विल बी स्टडीड to implement the National Register of Citizens in Tripura, but any decision would be taken only after the considering the ramifications in other parts of the country. Senior government official ने ये कहा कि other probable options क्या हैं? Other provisions such as Citizenship Act, Foreigners Act and the Passport Act existed to detect and deport illegal immigrants in the country. Official का ये कहना है that importance of these acts could not be ignored before taking a final view. A state government official said the 1948 cut-off date mentioned in the petition for Tripura can have legal implications as many people from Bangladesh came to the state in the wake of 1971 Bangladesh Liberation War. तो कहना ये है petition का कि दोनों states में grounds तो एक ही थे, असम में जो NRC करा गया, त्रिपुरा में भी ये करा जाना चाहिए। अगर दोनों में एग्जिस्टिंग सिचुएशन सेम है, इलीगल माइग्रेशन बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान असम में हुआ था तो त्रिपुरा में भी हुआ था, तो व्हाई टू अडॉप्ट डबल स्टैंडर्ड्स। तो अब यहाँ पे सरकार के लिए चुनौती कुछ बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब असम में तो किया है इलेक्टोरल डिविडेंड्स के लिए, लेकिन अगर ये असम से त्रिपुरा फिर त्रिपुरा से सभी स्टेट्स में होने लगेगा तो फिर जो डिविडेंड्स इलेक्टोरल डिविडेंड्स मिलने हैं वो कहीं ना कहीं लॉस में हो जाएंगे गवर्नमेंट के लिए। तो इसीलिए अब गवर्नमेंट ने ये जो रिलीज करा है कि सिटीजनशिप एक्ट और ये सब चीजों को स्टडी करा जाएगा, उसके बाद ही कोई एक्शन लिया जाएगा। फाइन्स फेल टू डिटर स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग यानी कि जो पराली जलाने का काम किया जाता है फसल की कटाई के बाद, वो अभी भी दोबारा से चल रहा है, बावजूद इसके कि पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 8,92,500 रुपीज, गवर्नमेंट का नाम आता है तो करोड़ की बात याद आती है, 8,92,000 रुपीज कलेक्ट करे हैं
और एनवायरमेंटल कॉम्पेंसेशन सेस के तौर पे इसे कलेक्ट किया गया है, लेकिन इसके बाद भी स्टबल बर्निंग अभी भी चल रही है। कारण कुछ कुछ ऐसे हैं कि गवर्नमेंट ने जो किया है, जैसे एक तो फाइन लगाया गया स्टबल बर्निंग, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लगाई गई है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में, लेकिन बावजूद इसके भी ये सिलसिला थम नहीं रहा है। अब कारण क्या है? एक तो एक मिसकंसेप्शन है फार्मर्स के अमंगस्ट की जो स्टबल बर्निंग है वो इसके लिए सॉइल की फर्टिलिटी रिस्टोर करने के लिए अच्छा काम करती है, और ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस मानी जाती है, काफी किफायती इसे माना जाता है। ऑफर्ड गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है? फाइन लगाए हैं, सब्सिडीज दी हैं फार्म इम्प्लीमेंट्स यानी कि टूल्स लेने के लिए, जैसे हैप्पी सीडर नाम की एक मशीन है जो कि इसे पराली जलाने का काम या काटने का काम करती है, लेकिन गवर्नमेंट का सब्सिडी बिल इसमें बढ़ जाता है। यहाँ पे कलेक्ट हुए हैं 9 लाख रुपए और खर्चा हो गया 6 करोड़ रुपए, 600 करोड़ रुपए, राइट। ऐसे केस में क्या किया जाए? अब इसके चलते चैलेंजेस क्या है? एक तो ऑफिशियल्स हैव टू बी लीनिएंट, क्योंकि वहां पे किसान फिर मतलब एक दे विल बी लाइक ग्रुपिज्म डेवलप हो जाता है किसानों में। बिजली चोरी जब होती है, किसान बिजली चोरी कर रहा होता है, तब भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स वहां पे नहीं जा सकते, ये तो फिर भी पराली जलाने का काम है। तो ऑफिशियल्स वर फ्रीक्वेंटली लीनिएंट व्हेन दे कॉट द फार्मर्स इन द एक्ट ऑफ बर्निंग स्टबल। एक्चुअली मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो कुंडी लगाई जाती है, पंजाब हरियाणा के लोग इससे वाकिफ होंगे, बिजली चोरी करने के लिए घाटी डाल दी जाती है, राइट। मतलब ऐसे बोला जाता है इस लेमैन्स लैंग्वेज में। तो पुलिस को साथ में लेके जाना पड़ता था। तो अब क्या हम ये मान सकते हैं कि स्टबल बर्निंग और ये सब के लिए भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अपने आप को मतलब हेल्पलेस पाते हैं फील्ड में? मैकेनाइज्ड फार्म इम्प्लीमेंट्स और ये सब, कंबाइन हार्वेस्टर्स, कम स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, सीड ड्रिलर्स और ये सब दिए जा सकते हैं। मेरा कहना ये है, प्रोडक्टिव बहुत हो गया मजाक यहाँ पे, इक्विपमेंट लीजिंग यानी कि एक किसान है, सभी किसानों को देने से अच्छा ये है कि जो मतलब आसपास जो शामला नाम की जो जमीन होती है, जो सरकारी जमीन हर विलेज में अवेलेबल होती है, वहां पे इक्विपमेंट लीजिंग की प्रक्रिया को, चाहे वो सिर्फ ये हैप्पी सीडर्स या स्टबल बर्निंग इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं, इक्विपमेंट ही नहीं, बल्कि ट्रैक्टर्स वगैरह को भी लीज करा जाना चाहिए। उससे नेशनल रिसोर्सेज बचेंगे, फार्मर्स को कम कर्जा लेना पड़ेगा, और फार्मर्स लैंड पूलिंग नहीं भी हो रहा, लेकिन स्टिल रिसोर्स पूलिंग एटलीस्ट विल बी द रियलिटी। तो इसके चलते सबसे यहाँ पे अहम रोल आता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज का। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज आजकल टेलीवाइज मोड में भी है, सोशल मीडिया मोड में भी है, और फिजिकल मोड में भी, जो हमने बात करी थी कि जहां से फर्टिलाइजर्स किसान परचेज करते हैं तो उनको वहां पे इस चीज के बारे में इन्फॉर्म किया जाए। तो उनको इन्फॉर्म किया जाए कि ये सब चीजें जो है स्टबल बर्निंग सॉइल के लिए हार्मफुल होती है। सॉइल ऑल्सो डिस्ट्रॉयज द सॉइल न्यूट्रिएंट्स एंड increases their fertilizer requirement, and that using farm equipment is only slightly costlier, just rupees 300 more per acre than burning the fields, and helps preserve the environmental as well as their health। तो मतलब पूरे विलेज की हेल्थ का मामला यहाँ पे आ जाता है। और इसी के साथ ही आज का DNA ओवर होता है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।